Hello everyone, this is Mohit Advocate. Welcome back to another class and this is the class for भारतीय न्याय संहिता 2023। हम पढ़ रहे हैं अपनी BNS 2023 और अब तक हमने फाउंडेशन क्लासेस में फुल डीपली समझा। डिटेल्ड वर्जन में हमारी ये रैपिड डिटेल्ड क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम सारे बेयर एक्ट के प्रोविज़न बिल्कुल बेयर एक्ट से रीड कर रहे हैं और समझ कर कि भाई ये हमारे स्टैट्यूट में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं लेजिस्लेचर ने कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने समझ लिया है कि भाई मैंने 2-3 वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो उनमें आप देखना ज़रूर। उनमें हमने सेक्शन 2 क्लोज 30 तक कर लिया। आज हम सेक्शन 2 क्लोज 31 तक आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितने हमसे हो सकते हैं। सो जो पहले वाली 2-3 वीडियोस उनको देखना ज़रूर, तभी पता चलेगा कि भाई हमने क्या क्या पहले सीखा और आज हम क्या सीखने वाले। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड हम शुरू करते हैं। और अगर मेनली किसी को भी अगर भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजंस पढ़ने हैं तो ईबीसी की बुक को ही लेना। ईबीसी की बुक में बिल्कुल अच्छे तरह से कोरस्पॉन्डिंग जो पुराने हमारे आईपीसी के हैं वो भी दिए हुए हैं नीचे, और नीटली बिल्कुल ये ड्राफ्ट की गई है। मतलब जो इसका वो है, जो पब्लिशर है, उसने अच्छे तरह से सब कुछ समझाया कि भाई कैसे पहले कौन सा था, उसके नीचे सब कुछ लिखा हुआ है। पहले आईपीसी के ये सेक्शन थे जो अब भारतीय न्याय संहिता में ये बना दिए गए। ठीक है, तो मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ ईबीसी की, क्योंकि मैंने ईबीसी की बुक्स खुद ही ली हुई हैं, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि इसमें अच्छे से समझाया गया सब कुछ। ये कोई पेड एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये कोई पेड स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, ईबीसी की लेना और ईबीसी की वेबसाइट से बुक लेना। ठीक है, सो अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 2 क्लोज 31 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। वैल्यूएबल सिक्योरिटी। भाई वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है वो पढ़ेंगे 231 में। मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच इज़, एक दस्तावेज जो कि, और परपोज टू बी, या जो कि है, अस डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक दस्तावेज से जिससे कोई लीगल राइट, कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है। एक्सटेंडेड, भाई किसी के पास पहले थोड़ा सा अधिकार था पर एक्सटेंड हो गया, उसके पास और अधिकार आ गया। ट्रांसफर्ड, एक के पास कानूनी अधिकार था, उसका कानूनी अधिकार किसी और को ट्रांसफ़र हो गया, किससे, वैल्यूएबल सिक्योरिटी से। रिस्ट्रिक्टेड, एक के पास कानूनी अधिकार है, उसको रोक दिया गया है उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी के प्रयोग कर। एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज, या तो वो जो कानूनी अधिकार है वैल्यूएबल सिक्योरिटी ने उसको एक्सटिंग्विश ख़त्म कर दिया है, और रिलीज, या फिर उससे छुटकारा दे दिया है, उसके पास वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नोलेज दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी, या फिर कोई अन्य व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक्नोलेज कर देता है, मतलब कहता है कि भाई हाँ मेरे को तुम्हें कुछ देना है, मेरे को तुम्हें कुछ देना है, तुम मेरे लेनदार हो, मैं तुम्हारा देनदार हूँ, पैसे पूसे, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई कीमती सामान, कोई कीमती दस्तावेज वो देना है। और हैज़ नॉट अ सर्टेन लीगल राइट। ठीक है, और हैज़ नॉट अ सर्टेन लीगल राइट, या एक्नोलेज क्या कर देता है, भाई मेरे पास ये सर्टेन लीगल राइट नहीं है, तुम मुझसे पैसे नहीं मांग सकते, तो वो भी क्या है, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी के एवज में ही मांगेगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं हम 231 का, जब और अच्छे समझ में आएगा। ए राइट्स इज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ए अपना नाम लिख देता है। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके फेवर में काटा जाता है तो उसको पैसे मिल जाते हैं, पर ए अपना नाम लिख देता है बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे। ठीक है, एज द इफेक्ट ऑफ दिस एंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफर द राइट टू द बिल टू एनी पर्सन हु मे बिकम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट। और बस ए अपना नाम क्यों लिखता है उस बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे, बस इसके नाम लिखने से यह पता लगेगा कि भाई जो ए है ना, ए ने अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ़र कर दिया। भाई कभी उसका हुआ करता था ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ये कीमती जो चेक है, ये चेक जैसा ही होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, कभी ये मेरा हुआ करता था, लेकिन अब मैं जिसको दे रहा हूँ ना अब ये उसका है। ठीक है, क्या है, एज टू द इफेक्ट ऑफ दिस एंडोर्समेंट, अब इस एंडोर्समेंट से क्या नतीजा निकला, इज टू ट्रांसफर द राइट, की ट्रांसफर कर, राइट कौन, ए अपने अधिकारों को ट्रांसफर कर रहा है, टू द बिल टू एनी पर्सन हु मे बिकम द लॉफुल होल्डर, उस व्यक्ति को जो इसका लॉफुल होल्डर इस बिल ऑफ एक्सचेंज का आगे जाके बनने वाला है। द एंडोर्समेंट इज़ अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो जैसे उसने वो एंडोर्समेंट लिखा ना, उसका नाम लिखना हुआ ए का उस बिल के पीछे, तो वो क्या है, एंडोर्समेंट, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। अब क्या, ए किसी और को बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता, ए वो किसी और को बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता, या ए देता भी नहीं, किसी को वो मिल जाता, और ए नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके ऊपर अपना नाम लिखा हुआ, ए नहीं चाहता ये किसी और को मिले, तो क्या वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, तो क्या वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। ए ने एंडोर्समेंट उसके ऊपर की तभी वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन पाई है। ठीक है, तो यह था हमारा सेक्शन 2 क्लोज 31। हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लोज 32 वैसल। अब बता रहा है वैसल, ये समुद्री जो वस्तुएं होती हैं, जहाज़ होती है, ये सारी वैसल होती है। अब देखिए 232, वैसल मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस बाय वोटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। वैसल मीन्स एनीथिंग मेड, वैसल क्या है, वैसल वह वस्तु है जो कि बनी है फॉर द कन्वेंस बाय वोटर, की जो कि बनी है जिसको कि कन्वे कर सकती है, वो चीज़ जो बनी हुई है वो कन्वे कर सकती है वोटर के द्वारा,
ऑफ ह्यूमन बींग किसको कन्वे कर सकती है, इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को, और ऑफ प्रॉपर्टी या फिर संपत्तियों को। तो वो क्या है, वेसल है, ठीक है, मतलब समुंदर के द्वारा, नदी के द्वारा ये फेरी होती है, शिप्स होती है, बोट्स होती है, ये सारी वेसल है, ठीक है। अब वो बड़ी बड़ी जहाज़ें आती है, उनका तो क्या कहना है, वो तो वेसल है, ये सबको पता है। अब सेक्शन 2 क्लोज 33 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, अपर वॉलंटरली। अब वॉलंटरली की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही निकल के आती है हमारी क्या, हमारी 3 डिग्री ऑफ मेंस वॉलंटरली शब्द से निकल के आती है। तो ये पहले कहाँ दिया होता, ये पहले दिया होता सेक्शन, इसमें नहीं दिया हुआ पर मैं, हाँ सेक्शन 33 हम पढ़ेंगे वॉलंटरली, से हमारी 3 डिग्री ऑफ मेंस गई, इसके नीचे नहीं लिखा हुआ कहाँ निकल के आती है, पर आगे बताऊंगा। सेक्शन 33 वॉलंटरली, अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरली, एक व्यक्ति बताया जाता है कि वो एक नतीजा स्वयं इच्छा से निकाल रहा है, जब वो क्या करता है, व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स, जब वो उसे नतीजा निकालता है, और किस नियत से निकालता है, मीन्स वेयर बाई इंटेंडेड टू कॉज इट, जब वो सोच लेता है हाँ मेरे को ये नतीजा निकालना ही निकालना है 1000%, और बाई मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स, या उस मीन्स को जब वो कार्यों पर लगाता है, तो उस मीन्स को कार्यों पर लगाने से उसको क्या नॉलेज है, ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट, या उसको नॉलेज थी कि हाँ भाई जो मैं मीन्स एम्प्लॉय कर रहा हूँ ये कार्य करने के लिए, उसको नॉलेज थी कि ये कार्य इन मीन्स से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और एज रीजन टू बिलीव, भाई बिल्कुल बिल्कुल 80% प्रोबेबिलिटी है कि नहीं होगा, लेकिन 20% है कि हो जाएगा। रीजन टू बिलीव यकीन करने के कारण है कि क्या, टू बी लाइकली टू कॉज इट, कि मैं इन मीन्स से, इन कार्यों के जो मैं जो मैं अपने नतीजे निकाल रहा हूँ एक कार्य को करने के लिए, ये क्या करेंगे, इनके पीछे अगर मेरी इंटेंशन है कि मैं कॉज कर ही दूंगा, या नॉलेज है दैट आई विल लाइकली टू कॉज, या फिर मेरे को रीजन टू बिलीव दैट आई विल लाइकली टू कॉज इट, ठीक है, यूजिंग दैट मीन्स, तो मेरे को क्या है, वॉलंटरली है, ठीक है, स्वयं इच्छा से कर रहा हूँ वो काम। तो इसमें हमारी सेक्शन 2 क्लोज 33 हमें जो भारतीय न्याय संहिता है उससे वॉलंटरली से देखने को मिल जाता है 3 डिग्री ऑफ मेंसरिया, जो कि है इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, ठीक है। और भी अन्य तरह की मेंसरिया की डिग्रीज होती है, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये तीनों है। तो इंटेंशन तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड, नॉलेज स्लाइट लोवेस्ट डिग्री ऑफ माइंड, और रीजन टू बिलीव बिल्कुल लोवेस्ट डिग्री ऑफ माइंड, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंसरिया की कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑफेंस को होने में और एक ऑफेंस की लाइबिलिटी बनाने में एक अपराधी के विरुद्ध, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 2 क्लोज 33। अब इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन सेक्शन 2 क्लोज 33 भारतीय न्याय संहिता के इलस्ट्रेशन में पढ़ाने वाला हूँ। इसमें हमें देखने को मिल जाएगा इंटेंशन क्या होती है, नॉलेज क्या होती है, और अच्छे से। लेकिन मेंसरिया मेनली, मेंसरिया आप समझ लीजिए, मेंसरिया क्या होता है, इनविजिबल स्टेट ऑफ माइंड, एक व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी मेंटल स्टेट कैसी है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इनविजिबल स्टेट ऑफ माइंड। एक व्यक्ति के दिमाग में, एक व्यक्ति के मस्तिष्क में भाई मलिन सोच है, अच्छी सोच है, ठीक है, एवरेज सोच है, तो वो सब कुछ मैटर करता है, ठीक है, एक ऑफेंस बनाने में। तो एक जैसे ही हम क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं और मेंसरिया और एक्ट सीरियस की बात आती है, तो एक लीगल मैक्सिम आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हो चाहे आईपीसी पढ़ रहे हो, ये याद रख लेना, कौन सी, एक्टस नॉन फैसिटरियम निसी मेंसिटरी है, ठीक है। एन एक्ट इज नॉट गिल्टी अनलेस डन विद गिल्टी माइंड, एक कार्य बस यूं ही गिल्टी नहीं है, एक कार्य के लिए आप किसी को यूं ही गिल्टी नहीं बना सकते जब तक कि उसने वह कार्य गिल्टी मस्तिष्क से, गिल्टी माइंड से ना किया गया हो, ठीक है। तो ये बहुत ही लीगल मैक्सिम इंपॉर्टेंट है। अब इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लोज 33 का। ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहैबिटेटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन, ए आग लगा देता है और रात में आग लगाता है एक इनहैबिटेटेड हाउस में, जिसमें भाई लोग बाग रहते हैं, और रात में लगा देता है, ठीक है, इन अ लार्ज टाउन। और इनहैबिटेटेड हाउस किस में है, एक लार्ज टाउन में है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटिंग अ रॉबरी एंड दस कोज द डेथ ऑफ अ पर्सन, और बस वो आग क्यों लगाता है कि भाई आग लग जाए, सारे व्यक्ति बाहर निकल जाए और मैं अंदर जाके रॉबरी कर लूँ, ठीक है। एंड दस कोजेज द डेथ ऑफ अ पर्सन, और आग लगाते कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। हेयर अभी क्या जरूरी होगा यहाँ पे, ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कोज डेथ, यहाँ ए ने बेशक से ना सोचा हो कि उसकी इंटेंशन थी, वो तो आग लगाने की इंटेंशन थी और उसकी रॉबरी करने की, डाका डालने की इंटेंशन थी उस इनहैबिटेटेड हाउस में। क्या उसने सोचा था कि किसी की मृत्यु हो सकती है अंदर, भाई ऑब्वियसली अब देखते हैं, ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कोज डेथ, ए ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, उसकी इंटेंशन नहीं थी डेथ करने की, फिर भी एंड मे इवन बी सॉरी दैट डेथ हैज बीन कोज्ड बाय दिस एक्ट, और वो गलती भी मांग रहा है, गलती भी मान रहा है कि भाई मैंने आग लगा दिया कि इनहैबिटेटेड हाउस में और इसकी वजह से एक जान भी चली गई, तो वो गलती मान रहा है। येट पर भी क्या होगा, इफ ही न्यू दैट ही वाज लाइकली टू कोज डेथ ही हैज कोज डेथ वॉलंटरी, अगर उसको पता था ना, अगर उसको क्या पता था, एक हो, इफ ही न्यू दैट ही वाज लाइकली टू कोज डेथ, उसको पता था कि ये मैं आग लगाने की वजह से किसी की डेथ भी कोज हो सकती है इनहैबिटेटेड हाउस के अंदर, तो क्या होगा,
ही हैज़ कोज डेथ वॉलंटरली, तो उसने मान के चलेंगे, प्रिजम्पशन लगा लेंगे कि उसने ये डेथ स्वयं इच्छा से वॉलंटरली कोज की है। उस पर इम्प्यूट कर दो कि उसकी इंटेंशन थी, उसका नॉलेज था और उसका रीज़न टू बिलीव था कि अगर मैं एक लार्ज टाउन में एक इनहेबिटेटेड हाउस में जिसमें लोग बाग रहते हैं, तो एक मान के चलिए एक कोई चोल है, एक चोल में जिसमें बहुत सारे परिवार रहते हैं, और एक चोल में एक फ्लैट में किसी में माल रखा हुआ जो चोरी करना है ए को। अब ए पूरे चोल में आग लगा था, तो क्या ए को यह नॉलेज नहीं थी भाई पूरे चोल में, इतने बड़े चोल में जो टाउन में सिचुएटेड मैं आग लगाऊंगा तो बहुत सारे लोगों को हानि पहुंचेगी, इस चोट से कोई, इस आग से कोई मर भी सकता है, किसी को चोट भी लग सकती है। ऑब्वियसली एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन ये सोच सकता है, 100% सोच सकता है। अब आप बताइए, रात में भाई 12 बजे अगर ए किसी के घर में आग लगाता है तो ऑब्वियसली 12 बजे पब्लिक उसमें सो ही रही होगी, ठीक है, तो क्या होगा अब, तो उस पर इम्प्यूट कर दी जाएगी, हाँ भाई अगर ये क्या था, इफ़ ही न्यू डैट ही वॉज लाइकली टू वॉच दैट, अगर उसको नॉलेज भी थी ना, इंटेंशन तो थोड़ी है, अगर उसको नॉलेज भी थी हाँ कि हो सकते हैं इसमें व्यक्ति लोग, अगर मैं आग लगाऊँ तो वो मर भी सकते हैं, तो ये सफिशेंट है क्या कराने में, डेथ का केस बनाने में, कि उसने डेथ स्वयं इच्छा से डेथ कोज की है। ठीक है, ये समझ लीजिए, ये एग्जाम्पल था सेक्शन 2 क्लॉज 33 का, बहुत मेन डेफिनेशन है किसकी, वॉलंटरली की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 34 विल। अब विल क्या होती है, वसीयत क्या होती है, देखिए विल मीन्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, विल कोई भी टेस्टामेंट्री दस्तावेज है उसको विल कहते हैं। ठीक है, टेस्टामेंट्री दस्तावेज है जो स्वयं इच्छा से एक व्यक्ति ने अपनी वसीयत बनाई है, टेस्टामेंट्री मतलब खुद उसमें टेस्टमोनी दी है एक व्यक्ति, या तो खुद लिखी है अपनी विल या किसी और से लिखवाई है, लेकिन एक व्यक्ति जो वसीयत बना रहा है वो खुद बोल रहा है, उसको बोलते हैं टेस्टिफाई कर रहा है। तो टेस्टामेंटरी जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, वो विल होती है। ठीक है, वसीयत होती है। अब पढ़ेंगे हम सेक्शन 2 क्लॉज 35 वुमेन। अब महिला बताया, वो महिला क्या होती है, वुमेन मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज। वुमेन महिला बताया, एक महिला इंसान किसी भी एज की, किसी भी उम्र की, वो वुमेन है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सेक्शन 2 क्लॉज 36 रॉन्गफुल गेन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, रॉन्गफुल गेन। अब पहले हमारे रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की आईपीसी में एक साथ डेफिनेशन दे दी थी, जो कि सेक्शन 23 आईपीसी में थी। अब हमें अलग अलग मिलेगी, रॉन्गफुल गेन की डेफिनेशन अलग और रॉन्गफुल लॉस की डेफिनेशन अलग। तो हम सॉरी अब हम सेक्शन 236 पढ़ते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 36 पढ़ते हैं। रॉन्गफुल गेन, गलत तरीके से लाभ पहुंचाना। wrongful gain means gain by wrongful gain means gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। wrongful gain गलत तरीके से लाभ, एक वह लाभ है, मीन्स गेन एक वह लाभ है, बाय अनलॉफुल मीन्स गैर कानूनी तरीके यूज़ कर ऑफ प्रॉपर्टी, किसी संपत्ति पे गैर कानूनी तरीका यूज़ कर टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। उस प्रॉपर्टी पर एक व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से यूज़ कर कोई साधन यूज़ कर ऐसा अपने आप को लाभ पहुंचा रहा है जिसके लिए कानूनी तौर पर हकदारित नहीं है, तो क्या माना जाएगा कि उसने रॉन्गफुल गेन किया है अपने आप को, उसने गलत तरीके से अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया है और उस प्रॉपर्टी से पहुंचाया जिसका वो कानूनी हकदार नहीं था उसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब मान के चलिए मैं मोहित हूँ, मेरे पास एक स्कॉर्पियो कार है। ठीक है, मैं अपनी कार इसको देता हूँ महिंद्रा के सर्विस सेंटर में दे देता हूँ, क्या, सर्विस करवाने के लिए। पर जो महिंद्रा का सर्विस सेंटर वाला है, मैं उसको यही बताता हूँ कि भाई मैं 4 दिनों में लेके जाऊँ क्योंकि मैं गोवा घूमने जा रहा हूँ। तो वो क्या करता है, सर्विस का काम तो 1 दिन का होता है भाई, सर्विस तो 1 दिन हो जाएगी, 3 दिन गाड़ी खड़ी रहेगी इस महिंद्रा के सर्विस सेंटर में, तो वो 1 दिन सर्विस कर देता है और 3 दिन उस गाड़ी को क्या करता है, उस गाड़ी को रेंटल सर्विस पे शादी ब्याह में चलाता है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय ने क्या किया, उसने अपने आप को रॉन्गफुल गेन बताया। भाई अब उस शादी ब्याह के उसको रेंटल सर्विस में मेरी कार स्कॉर्पियो को चलाएगा तो उसको फ़ायदा तो मिलेगा उस प्रॉपर्टी से, मेरी संपत्ति से। क्या वो एंटाइटल था उस संपत्ति के लिए? नहीं था ना। उसको गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहा है मेरी प्रॉपर्टी से वो। क्या मैंने उसको बोला था भाई 1 दिन के बाद तो 3 दिन जो तेरे पास खड़ी रहेगी, मैं गोवा जा रहा हूँ, तू इसको चला ली, तो शादी ब्याह में चलोगी? क्या मैंने बोला था? अगर मैंने बोला था तो मैं केस फाइल नहीं कर सकता। अगर मैंने नहीं बोला और तब भी वो शादी ब्याह में सर्विस में चलवा रहा है मेरी गाड़ी को, तो मैं केस फाइल कर सकता हूँ और उस पर केस हो सकता है, क्रिमिनल केस। और क्यों हो सकता है? क्योंकि उसने रॉन्गफुल गेन कमाया मेरी प्रॉपर्टी से, गलत तरीके से लाभ पहुँचाया अपने आप को। अब भाई शादी ब्याह में वो गाड़ी चलवाएगा मेरी स्कॉर्पियो, 3 दिन में मान के चलिए उसने 3 शादी में गाड़ी चलवाई मेरी और सबसे 30,000 रुपीज़ ले ली, तो 90,000 का उसको गेन हुआ। क्या वो एंटाइटल था उस गेन के लिए? नहीं था ना भाई। मैंने प्राइवेट कार रखी हुई है, मैंने सर्विस के लिए सर्विस करके मेरे को दे दो भाई, नहीं देना चाहते तो 3 दिन खड़ी रखो जैसे मैंने डायरेक्शन दिया है। उसने ऐसा नहीं करा। उसने क्या किया, शादी ब्याह में गाड़ी चलाई मेरी, तो उसने क्या किया, रॉन्गफुल गेन किया सर्विस सेंटर, महिंद्रा के सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय। ठीक है, ये बस एग्जाम्पल था समझाने के लिए। अब सेक्शन
2 क्लोज 37 हम पढ़ेंगे रॉन्गफुल लॉस। अब गलत तरीके से घाटा क्या होता है वो देखते हैं। रॉन्गफुल लॉस मीन्स द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स, वही गलत तरीके से घाटा, एक घाटा है जो कि अनलॉफुल मीन्स गैर कानूनी तरीके से हुआ है ऑफ प्रॉपर्टी, और किसका हुआ है, प्रॉपर्टी का हुआ है। टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल, और जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को, उस संपत्ति पे हार रहा है, अपने हित, उसकी इनकम लगी हुई है और वो हार रहा है, तो वो क्या है, वो लीगली एंटाइटल उसके लिए, ठीक है, मतलब कानूनी तौर पर उसका हक है उस प्रॉपर्टी पे, और वो तब भी उसका रॉन्गफुल उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। रॉन्गफुल लॉस अब क्या होता है भाई, अब उसके लिए जो मैंने सेम एग्जांपल लिया था, महिंद्रा के सर्विस सेंटर मैंने कार दी, वो मेरी गाड़ी को शादी ब्याह में चला रहा, तो उसके लिए तो रॉन्गफुल गेन हुआ, और मेरे लिए क्या हुआ, वो मेरे लिए वो रॉन्गफुल लॉस हुआ भाई, गलत तरीके से मेरे ऊपर घाटा हुआ, मेरे को घाटा हुआ, तो ये क्या है, रॉन्गफुल लॉस है, ठीक है। और इतना कोई ज़्यादा इसमें टिपिकलिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं, यही मतलब होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लोज 38 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली, गलत तरीके से कमाना और गलत तरीके से गंवाना, ठीक है, मतलब गंवाना, मतलब गेनिंग रॉन्गफुली गलत तरीके से कमाना, लाभ पहुंचाना अपने आप को, और लूजिंग रॉन्गफुली गलत तरीके से गंवाना, ये सेक्शन 2 क्लोज 38। अब बॉडी पढ़ेंगे इसकी। अ पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली, एक व्यक्ति कहा जाता है कि वो लाभ गलत तरीके से कमा रहा है। व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली, तब बोला जाएगा, तब वह व्यक्ति अपने पास किसी प्रॉपर्टी को रिटेन कर ही रखता है जो जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल नहीं है, ठीक है। अब मैंने जो सेम एग्जांपल लिया था, मैंने अपनी कार महिंद्रा के सर्विस सेंटर दी सर्विस के लिए, और मैंने बोला कि भाई 1 दिन में सर्विस हो जाएगी, 3 दिन तुम अपने पास रखना, मैं गोवा घूमने जा रहा हूँ, जैसे फ्लाइट लेके आऊँगा वापस गुड़गांव आऊँगा, दिल्ली आऊँगा, तो मैं अपनी कार उठाते हुए ले जाऊँगा। तो क्या 3 दिन में उसकी सर्विस सेंटर वालों की ड्यूटी नहीं बनती थी कि मेरे को मेरी गाड़ी वापस दे दे, पर नहीं, उन्होंने नहीं दी। उन्होंने क्या किया, मेरी प्रॉपर्टी को मेरी कार को रिटेन कर लिया, रिटेन रॉन्गफुली कर लिया। मैंने तो बस बोला था सर्विस भी कर देना, पर उन्होंने क्या किया, मेरी गाड़ी का रंग ही बदल दिया, मेरे बिना कहे अनुसार। मेरी गाड़ी ब्लैक कलर की थी, पर उन्होंने क्या दिमाग लगाया, बताइए, आप बताइए, खूब बताइए। उन्होंने सर्विस सेंटर वाले ने यह दिमाग लगाया कि मेरी गाड़ी को वाइट कलर का कर दिया। और क्यों कर दिया, क्योंकि उनसे कोई गलती हुई थी। उनसे क्या गलती हुई थी, मेरी गाड़ी पे उन्होंने या तो कुछ डेंट वगैरह मार दिया था जो कि रिपेयर करना इम्पॉसिबल था, तो उन्होंने मेरी गाड़ी को वाइट बॉडी में कवर कर दिया। तो ये क्या हुआ, और फिर उससे मेरे को पैसा मांग रहे कि आपकी गाड़ी को हमने वाइट कर दी और सर्विस कर दी, आप मेरे को 2 लाख रुपये दे दिए। और हालांकि मेरी सर्विस चार्ज 20,000 रुपीज़ आ रहा था कुल मिला के सर्विस का, मैंने जो अपनी कार की करवाई थी। तो उन्होंने क्या किया, अब मैं उनको पैसे दे नहीं रहा भाई, 2 लाख मैं क्यों दूँ। मैंने बोला था मेरी कार का कलर आप वाइट कर दो, मेरी कार ब्लैक थी, अब आपने उस पर डेंट किया, सब कुछ किया, और क्या किया, अब वो मेरी कार को वापस नहीं दे रहे, क्योंकि वो रिटेन कर रहे हैं रॉन्गफुली। क्यों रिटेन कर रहे हैं कि 1,80,000, मैं 20,000 जो सर्विस करी उनके देने के लिए रेडी हूँ, पर जो 1,80,000 का उन्होंने जो पेंट किया है अपनी गलती की वजह से, वो मेरे से मांग रहे हैं, तो मैं उनको दे नहीं रहा। तो उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी कार को क्या किया, रिटेन कर लिया रॉन्गफुली, मतलब अपनी पोजेशन में बना ही रखा। हालांकि वो अधिकारित नहीं है उसके लिए, लीगली एंटाइटल नहीं है, पर फिर भी वो अपने पोजेशन में मेरी कार को बनाए रख रहे हैं, रिटेन कर ही रख रहे हैं। तो उसको होता है, रिटेन का मतलब होता है अपने पोजेशन में रखना किसी और की चीज़ को, ठीक है। एज वेल एज वेन सच पर्सन एक्वायर रॉन्गफुली, या वो एक व्यक्ति कहा जाता है कि वो अपने आप को गलत तरीके से लाभ पहुंचा रहा है, जब वो व्यक्ति एक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है। और एक्वायर कैसे करता है, गलत तरीके से करता है, ठीक है। तो मान के चलिए एक ए है जो कि फोटोग्राफर है, ठीक है, फोटोग्राफर है, एक ए है एक व्यक्ति, तो वो बनारस के किसी घाटों पर फोटो खींचता हुआ घूमता रहता है। बनारस के लोग हैं पूरे ठग, बिल्कुल पूरे भाई नोटोरियस हैं। अब तो वो व्यक्ति ए है जो वो दिल्ली का कोई पपलू है शहरी, ठीक है, वो उसने क्या किया, वो फोटो खींच रहा है, हमारा बनारस बहुत अच्छा हो। तो अब क्या होता है, एक जो बनारस का जो ठग होता है वो उसके कैमरे को छीन लेता है, उसको बोलता है नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी गुंडागर्दी है, उसकी ठगगर्दी है। तो अब वो क्या करेगा, उसने एक्वायर किया ना उसको रॉन्गफुली, इसको चोरी भी बोल सकते हैं, और चोरी से ही बनता है भाई, एक्वायर किया रॉन्गफुली, अपने आप को वो वस्तु, वो फोटो वो DSLR जो फोटो खींचते हैं वो वाला उसने एक्वायर किया उस ए से, जो कि दिल्ली का भोला भाला लड़का था। अब वो पुलिस स्टेशन में जाएगा, तो समझ में कारी कहानी आएगी कि भाई रॉन्गफुली एक्वायर कर लिया है मेरे एक बनारस के नोटोरियस लड़के ने, तो पुलिस अपने आप समझ जाएगी, उससे अब क्या दिलाएगी, उसका कैमरा दिलाएगी। लेकिन अभी के लिए चलते हैं, तो ये क्या है, जैसे बनारस के लड़के ने दिल्ली वाले लड़के से उसका DSLR वो कैमरा छीना, तो उसने क्या किया, एक्वायर किया ना, रॉन्गफुली एक्वायर किया ना। तो यही होता है। अब मान के चलिए एक प्रॉपर्टी है ए की, जो कि 1 एकड़ का खेत है, ठीक है। अब बी क्या करता है,
बी क्या करता है, बी होता है एक एरिया का गुंडा बदमाश होता है, तो वो क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी पर एनक्रोचमेंट कर लेता है। उसकी भी साइड में ज़मीन होगी, बी जो गुंडा बदमाश होगा, लेकिन ए भाई भोला भाला आदमी और बी नोटोरियस गैंगस्टर। तो ए की प्रॉपर्टी 1 एकड़ ज़मीन पर बी ने कब्जा कर लिया और बोलता है नहीं दूंगा जा। तो उसने उसकी प्रॉपर्टी को क्या किया, रोंगफुली एक्वायर किया, ग्रैंड कर लिया। और कैसे किया, किस नीयत से किया, किस नीयत से किया, अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। भाई उसकी प्रॉपर्टी वो ग्रैंड करेगा तो उसमें जो फसल उसल होगी वो उसको तब तक वही लेगा, ठीक है। अब बाद में वो सिविल केस वगैरह का फाइल करके कुछ भी अलग हो सकता है। आईपीसी भारतीय न्याय संहिता में ये क्या बनेगा, ये सीधा सीधा रोंगफुल गेन बनेगा, ठीक है। बी ने रोंगफुल गेन किया और ए को क्या हुआ, रोंगफुल लॉस हुआ उस जमीन के मालिक को। आगे पढ़ते हैं, अ पर्सन इज सेड टू लूज रोंगफुली, सॉरी, एक व्यक्ति बोला जाता है कि वो गलत तरीके से गवा रहा है। वैन सच पर्सन इज रोंगफुली कैप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, जब उस व्यक्ति को जो गलत तरीके से गवा रहा है, मतलब खो रहा है अपनी संपत्ति में से, जब उसकी संपत्ति से उसको दूर रखा जाता है। तो हमारे एग्जांपल में ए जिसकी प्रॉपर्टी की 1 एकड़ लैंड था, बी ने उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा मार लिया, मतलब वो गैंगस्टर था बी और ए की प्रॉपर्टी पर कब्जा मार लिया। अब ए को वो अपनी उसकी प्रॉपर्टी में घुसने ना दे, अब उसको दूर रख रहा है कि जा तू निकल यहाँ से। तो वो क्या कर रहा है, अब 1 महीने भी दूर रखा, 2 महीने भी दूर रखा, तो क्या ए अपनी जो लैंड है उसमें क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग कुछ भी कर पाएगा, उसकी इनकम ले पाएगा नहीं। तो उसको बी जो गैंगस्टर वो क्या कर रहा है, को कैप्ट आउट कर रहा है गलत तरीके से उसको बोल रहा है दूर रहा है इस संपत्ति से, अभी तेरी नहीं है, अभी मेरी हो चुकी है, ठीक है। एज वेल एज व्हेन सच पर्सन इज रोंगफुली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर लूजिंग रोंगफुली कैसे हो सकता है, लूज रोंगफुली एक व्यक्ति कैसे कर सकता है, जब उसकी प्रॉपर्टी से उसको डिप्राइव किया जा सके, ठीक है। मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी है, डिप्राइव किया जा सके, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जब उसको उसकी प्रॉपर्टी से जो इंजॉयमेंट की राइट है उसके पास की, भाई मैं मालिक हूँ और मेरी इंजॉयमेंट की राइट है, उसको वो इंजॉयमेंट की राइट ही इंजॉय ना की जा सके, मतलब उसको की इंजॉय नहीं करने दी जा रही और उसको रोंगफुली डिप्राइव किया जा रहा है, मतलब दूर भेजा जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी से, मतलब उसको प्रॉपर्टी दी नहीं जा रही है। तो मान के चलिए एक कॉलेज है मान के चलिए फॉर एग्जांपल अमेठी कॉलेज है नोएडा वाला, उसमें एक व्यक्ति जो दिल्ली का एक लड़का रहता है जो नए एडमिशन लेता है बीए इंग्लिश ऑनर्स में अमेठी यूनिवर्सिटी में, उसके पापा उसको ओडी गाड़ी दिलाते हैं। अब अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा के जो दबंग लड़के होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, उसकी ओडी गाड़ी जैसे वो फर्स्ट डे फ्रेशर वाले दिन लेके आता है, उनकी नजर है वो भाई मोटी पार्टी है तो गाड़ी ओडी लेके आए, हमारे पास आज तक साइकिल नहीं है। तो दबंग लड़के क्या करते हैं, उनकी गैंग होती है, जट्टेबंदी होती है 20-25 लोगों की। तो वो क्या करते हैं, उस लड़के को जैसे वो फ्रेशर पार्टी इंजॉय करके अपने घर जा रहता है, उसकी चाबी की गाड़ी ले लेते हैं और चाबी की गाड़ी ले लेते हैं तो क्या करते हैं, खुद लेके भाग जाते हैं। भाग नहीं जाते, कॉलेज में घूम रहे हैं। वो जो लड़का वो दिल्ली वाला, उसको पता नहीं क्या, उसको पता नहीं भाई दे देंगे पर उसको दे नहीं रहे, वो बोलते जा तो अपने घर जा, हमारी हुई है गाड़ी। तो उसको क्या किया, डिप्राइव किया उसी की गाड़ी से, उस दिल्ली के लड़के को ए को उसी की ओडी गाड़ी से जो उसके पापा ने दिलाई थी कॉलेज के आने जाने के लिए, उसको डिप्राइव किया उसी की प्रॉपर्टी से। तो ये भी क्या हुआ, लूज रोंगफुल किया है ए ने, और रोंगफुल गेन कौन उठा रहा है उससे, वो अमेठी यूनिवर्सिटी के जो सीनियर दबंग लड़के थे वो उठा रहे, ठीक है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा हुआ सेक्शन 2 clause 38 और भारतीय न्याय संहिता। हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 clause 39, ये सीधा जेनेसिस की बात कर रहा है कि भाई जो इसमें वर्ड वगैरह यूज हुए तो जेनेसिस आप कहाँ से उठाएंगे। अब देखते हैं 2 clause 39 पढ़ रहा हूँ मैं भारतीय न्याय संहिता का। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड इन दी संहिता, भाई शब्द और एक्सप्रेशन यूज किए गए इस संहिता में बट डिफाइंड नहीं किए गए, तो वो कहाँ से ले लेना। तो देखिए, बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, परंतु डिफाइन किए गए हैं आईटी एक्ट 2000 में, एंड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और किए गए हैं कहाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 में डिफाइन किए गए हैं। शैल हैव द मीनिंग रेस्पेक्टफुली असाइन टू देम इन दैट एक्ट एंड संहिता। तो मान लेना कि जो उस एक्ट में उस वर्ड और एक्सप्रेशन का मतलब है ना, वो ही इस संहिता में, ठीक है। तो जेनेसिस भारतीय न्याय संहिता वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन की जेनेसिस कहाँ से उठा रहा है, सीधा आईटी एक्ट 2000 से उठा रहा है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से उठा रहा है, ठीक है। तो यह हमारा खत्म होता है सेक्शन 2 पूरा का पूरा आज हमने किया। भाई सेक्शन 2 बहुत बड़ा था, इसमें जो 39 क्लोजेस थे ये पूरे बड़े थे, तो मैंने पूरा हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको समझाया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 3, ये जस्ट डिक्लेरेटरी प्रोविजन है, जैसे हमें सेक्शन 6 आईपीसी मिलता था डिक्लेरेटरी प्रोविजन, ये वही है। देखिए अब सेक्शन 3 हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता का जनरल एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। देखिए 3 का 1, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1, देखिए थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस,
पूरी इस संहिता में हर डेफिनेशन जो अपराध की होगी, एवरी पिनल प्रोविजन, हर जो पिनल प्रोविजन जो धारा इसमें है भारतीय न्याय संहिता में, एंड एवरी इलस्ट्रेशन, और जो हर इलस्ट्रेशन है इस संहिता में, ऑफ एवरी सच डेफिनेशन, उन डेफिनेशंस की और पिनल प्रोविजंस की जो इलस्ट्रेशन है, शैल बी अंडरस्टूड, तो उसे कैसे समझना, सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस कंटेन इन द चैप्टर एंड टाइटल जनरल एक्सेप्शंस, तो उनको मद्देनजर रखना। जनरल एक्सेप्शन जो हमारा चैप्टर दिया गया है ना, जो हमारा चैप्टर दिया गया है जनरल एक्सेप्शंस, और कौन सा चैप्टर दिया गया है, चैप्टर 3 हमारा जनरल एक्सेप्शन दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 44 तक, सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 44 तक जो हमारा चैप्टर दिया गया है जनरल एक्सेप्शंस, उसको पढ़ना रेड विथ करना किसके साथ, सेक्शन 3 के साथ, सेक्शन 3 के साथ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा चैप्टर 3 है उसको आप पढ़ना, जो कि सारी डेफिनेशन जो इस संहिता में डिफाइन की गई, हर एक इलस्ट्रेशन, हर एक पिनल प्रोविजन, तो जनरल एक्सेप्शंस को मद्देनजर होते हुए पढ़ना। जो जनरल एक्सेप्शन में लिखा हुआ है ना उसको तो आप देखना फिर पढ़ना उसको, ठीक है। ये लिखा हुआ है हमारे 3 की 1 में, और पढ़ते हैं। दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन, पिनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन। तो आने वाली जो इस भारतीय न्याय संहिता में जो धारा है, जो हमारी चैप्टर इसमें जो हमारी जनरल एक्सेप्शन में जो सेक्शन दिए हुए हैं, ये 14 से लेकर 44 तक चैप्टर 3 में, तो ये हर एक धारा के नीचे जो अब इनसे अलावा जो चैप्टर 3 के अलावा जिसमें भी धारा दी गई है, जिसमें केस बनेगा, पनिशमेंट दी जाएगी एक व्यक्ति को, तो बार बार ये जनरल एक्सेप्शन रिपीट नहीं की जाएंगी। अब मान के चलो किसी अनसाउंड माइंड के व्यक्ति ने एक ऑफेंस किया, मतलब चोरी की, अभी भारतीय न्याय संहिता में चोरी का अपराध दिया जाएगा, ठीक है, कि भाई एक अनसाउंड व्यक्ति छोड़ो, अनसाउंड व्यक्ति तो जनरल एक्सेप्शन हो गया, पर एक व्यक्ति है जिसने चोरी की, तो केस में जाके डिफेंस लेता कि भाई मैंने जब चोरी की मैं अनसाउंड माइंड का था, तो अब उस चोरी वाली धारा में जो आई इसमें भारतीय न्याय संहिता में लिखा हो, उसमें नीचे ये नहीं लिखा होगा कि भाई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति चोरी करेगा तो उसको बरी कर दिया जाएगा, उसका कोई ऑफेंस नहीं होगा। वो एक बार चैप्टर 3 में क्लियरली लिख दिया कि भाई अगर अनसाउंड माइंड का व्यक्ति चोरी करेगा और वो कुछ भी एक्ट करता है तो वो कोई एक्ट नहीं है, वो कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है। तो हमें सीधे सीधे कहाँ दिया गया है, ये बात हमें कहाँ दी गई है, ये सेक्शन 22 भारतीय न्याय संहिता में दी गई है, ठीक है, जो हमारे ये सेक्शन 84 आईपीसी में दी गई थी, ठीक है। तो इस सेक्शन 3 का 1 है ना, जो सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 है, ये डिक्लेरेटरी प्रोविजन है कि सारे जनरल एक्सेप्शंस को भारतीय न्याय संहिता की धारा का सब्जेक्ट रखना, मतलब पहले जनरल एक्सेप्शंस को फॉलो करना, फिर ही जो धारा में लिखा हुआ है ना वो फॉलो करना, ठीक है। सॉरी, अब हम देखिए इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, सेक्शन 3 की इलस्ट्रेशन ए पढ़ते हैं। द सेक्शंस इन दिस संहिता, जो धारा है इस संहिता में, विच कंटेंट डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेज, जो कंटेंट क्या करती हैं, डेफिनेशन कंटेंट करती है किनकी, अपराधों की। डू नॉट एक्सप्रेस डेट अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज कैन नॉट कमिट सच ऑफेंसेज, तो वो एक्सप्रेस नहीं करेंगी कि जो चाइल्ड है, जो बालक है 7 साल से कम की आयु का, वो ऑफेंस कर देता है, वो ऑफेंस नहीं कर सकता, कमिट नहीं कर सकता। बट द डेफिनेशन आर टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन, पर वो जो डेफिनेशन है ना जिसमें धारा जिसमें लिखा हुआ है कि भाई एक ऑफेंस हुआ है, ठीक है, पर वो ऑफेंस 7 साल के बालक नहीं करते। अब उस डेफिनेशन में यह लिखा नहीं हो ना कि भाई 7 साल का बालक अगर कोई ऑफेंस करता, चोरी जैसा या कुछ मर्डर कर देता है, तो उसमें ये लिखा नहीं हुआ कि भाई उसको कोई ऑफेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हमें जनरल एक्सेप्शन नहीं बता दिया। तभी तो हमने सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 भारतीय न्याय संहिता का डिक्लेरेटरी प्रोविजन रखा, जो कि हमें रेड विथ करना पड़ेगा चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शन के साथ, ठीक है। बट द डेफिनेशन आर टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शंस विच प्रोवाइडेड नथिंग शैल बी एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, ठीक है। ये कुछ भी ऑफेंस नहीं है जो 7 साल के कम का बालक करता है, ठीक है। तो 7 साल के कम का बालक डोली इनकैपेक्स होता है, DOLEINCAPEX, डोली इनकैपेक्स होता है। तो यही कह रहा है, अगर 7 साल से कम का बालक कोई भी जो भारतीय न्याय संहिता में कोई भी धारा दे रखी, कोई भी अपराध की धारा दे रखी है जो उस पर चार्ज होगी, अगर वो कोई अपराध कर देता है, तो उस धारा में ये नहीं लिखा होगा कि भाई जो 7 साल के बालक ने किया है वो ऑफेंस नहीं है, वो सीधा सीधा हमने जनरल एक्सेप्शन में दे दिया, उससे समझ के उसको बरी कर देना, उसके केस मत चलाना, ठीक है, ये लिखा गया है। तो हमारी ये हुआ सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1। अब सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 हम पढ़ेंगे। एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट, हर एक एक्सप्रेशन जो भारतीय न्याय संहिता के किसी भी पार्ट में एक्सप्लेन की गई, समझाई गई है, ऑफ द संहिता इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द संहिता इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन, तो उसको मान लेना जो एक्सप्लेनेशन में जो समझाई गई है ना, जो एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन इस एक्सप्लेनेशन के पार्ट में, सेक्शन 3 के पार्ट में समझा दी गई है, तो मान के चलना, और वो संहिता में फिर वो एक्सप्रेशन कहीं भी आ जाती है, तो उसका मतलब सीधा सीधा क्या निकालना, जो एक्सप्लेनेशन दे रही है ना ये, वो निकालना, ठीक है। अब सेक्शन 3 का 3, व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ अ पर्सन स्पाउस, तो जब एक संपत्ति एक व्यक्ति के स्पाउस के पोजेशन में, मतलब अगर हस्बैंड की प्रॉपर्टी है तो वो वाइफ के पोजेशन में, अगर वाइफ की प्रॉपर्टी है तो वो
हस्बैंड के पोजेशन में है, या फिर एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी उसके क्लर्क के पोजेशन में है, या एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी उसके नौकर सर्वेंट के पोजेशन में है, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, और किसके अकाउंट पे है, किसके खाते पे है, उस व्यक्ति के खाते पे उन्होंने पकड़ी हुई है, अपनी पोजेशन में रखी हुई है, ठीक है। इज अ क्लर्क, अब देखिए इट इज़ इन डैट पर्सन पोजेशन विद द मीनिंग ऑफ दिस संहिता। तो मान के चलिए वो प्रॉपर्टी अब उसकी स्पाउस के पास नहीं है, उसके क्लर्क के पास नहीं है, उसके सर्वेंट के पास नहीं है, वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के पास ही है जिसके लिए उन्होंने वो प्रॉपर्टी पोजेशन में धारण की हुई है, ठीक है। ये मान के चलिए मेरी प्रॉपर्टी, अगर मेरी वाइफ के पास मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैंने उसको 10 लाख रुपए का सूटकेस दिया हुआ है, तो ये मान के चलिए संहिता के तहत ये संहिता ये कह रही है कि वो मोहित की वाइफ के पास नहीं है, वो मोहित के पास ही है वो 10 लाख रुपए का सूटकेस। अब मान के चलिए मैंने कोई अपना क्लर्क रखा हुआ है, तो मैंने उसको 5 लाख रुपए का एक सूटकेस दिया हुआ है, ठीक है, कि भाई ये संभाल के रख, कल ले लूँगा। और तो मान के चलिए मेरे क्लर्क, मेरे मुंशी के पास वह सूटकेस नहीं है, माना जाएगा वो मेरे पोजीशन में वो सूटकेस है। ये हमें अफेक्ट दे रहा है सेक्शन 3 का सबसेक्शन 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अब सेक्शन 3 के सबसेक्शन 3 की एक्सप्लेनेशन भी वो पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन, अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पररी और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेशन इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट। तो एक व्यक्ति को एम्प्लॉय नौकरी पर रखा जाता है या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से, ठीक है, या फिर कोई ऐसी ओकेशन पर रखा जाता है जो लिमिटेड टाइम के लिए है, इन द कैपेसिटी ऑफ क्लर्क और सर्वेंट। और केस की कैपेसिटी में उसको स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से और लिमिटेड टर्म के लिए रखा जाता है। किस कैपेसिटी में, कि वो क्लर्क बनेगा और एज ए नौकर की तरह, सर्वेंट की तरह उसको कैपेसिटी में रखा जाता है। इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन सब सेक्शन, तो वो भी क्लर्क और सर्वेंट है इस सबसेक्शन के तहत। तो वो अगर मैंने एक दिन के लिए कोई नौकर रखा, 2 दिन के लिए कोई क्लर्क रखा, अगर मैं उसको वस्तु दे देता हूँ और वो कुछ धांधलेबाजी कर लेता, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो टेम्परेरी था, मैं तो लिमिटेड टाइम के लिए रखा गया था। नहीं। तो अगर क्लर्क और सर्वेंट जो अगर टेम्पररी के लिए भी रखा गया तो वो भी इस सबसेक्शन में आएगा, सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 की डेफिनेशन में आएगा संहिता की, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 का सबसेक्शन 4, एक सेकंड रुकिए, हाँ सेक्शन 3 का सबसेक्शन 4 पढ़ेंगे हम। देखिए, इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता, हर एक भाग में इस संहिता के, एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, भाई उसको छोड़ देना, जहाँ अलग के हालात दिखते हैं उसको छोड़ देना, वरना क्या पढ़ना, वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन। तो वर्ड जहाँ यूज़ होते हैं कि कुछ कार्य हुआ है, तो उसको कैसे समझना कि कुछ कार्य हुआ तो है, पर वो कार्य कैसा होना चाहिए, इलीगल ओमिशंस होने चाहिए वो, मतलब हर कार्य जो इस संहिता में पनिशेबल होगा वो इलीगल ओमिशन होना चाहिए। मतलब ओमिशन इलीगल मतलब गैर कानूनी, ओमिशन मतलब एक इलीगल ड्यूटी थी और उसने अपनी लीगल ड्यूटी नहीं की। तो क्या हुआ, जो वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट्स, जो इस संहिता में जो वर्ड, जो शब्द हैं जो रेफर कर रहे हैं कि कुछ एक्ट हुआ है, एक अपराधी ने कुछ एक्ट किया है, डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन, तो वो कार्य, ये मत सोचो कि वो कार्य हुआ ही है, वो सोचो वो कार्य इलीगल ओमिशन है। अब इलीगल ओमिशन आपको अभी भी बताया था मैंने क्या होता है, इलीगल मतलब गैर कानूनी, ओमिशन मतलब एक की लीगल ड्यूटी थी, एक को एक वर्क दिया गया था करने के लिए जो कि वो कानून के द्वारा बाउंड था करने के लिए, ठीक है, सॉरी, पर उसने वह कार्य किया नहीं, उसने उस कार्य को ओमिट किया, मतलब कार्य करना था पर नहीं किया। जैसे एक पुलिस ऑफिसर को एक केस की छानबीन करनी थी, जो उसको आईओ बनाया हुआ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया हुआ केस का, ठीक है, तो उसकी क्या लीगल ड्यूटी है कि भाई उस केस की अच्छी तरह से छानबीन कर, पर वो क्या करता है, अक्यूज पार्टी से पैसे खाता रहता है और केस की छानबीन नहीं करता। तो पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, सीधा पुलिस ऑफिसर ने ओमिशन किया, और वो ओमिशन, अगर उसने पैसे खाए तो ये ओमिशन कैसा होगा, इलीगल होगा। क्या पुलिस ऑफिसर अगर छानबीन करना उसकी ड्यूटी है, अगर छानबीन नहीं करेगा और अक्यूज पक्ष से पैसे खाएगा कि भाई मैं तुझे अरेस्ट नहीं करूंगा, जान दे इस विक्टिम को बाहर में जा, हम तू मेरे को पैसे देता रहा, मैं तेरे को छोड़ ही रखूँगा बाहर, तो उस पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, इलीगल ओमिशन किया, ठीक है, गैर कानूनी कार्य किया जो उसको नहीं करना था, उसकी ड्यूटी थी कि इन्वेस्टिगेशन करे एज डेट पुलिस ऑफिसर, बस वो नहीं कर रहा है, वो ओमिशन कर रहा है। तो वो क्या है, तो वो आप भी उसको एक्ट ही समझो, और एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन। तो आप सीधी ये समझ लो, एक्ट जो कार्य है, एक्ट डन जो कार्य हुआ है ना, उस कार्य में क्या इंक्लूडेड होगा, क्या शामिल होगा, इलीगल ओमिशन उसमें शामिल होगा, ठीक है। अगर जिस कार्य में इलीगल ओमिशन नहीं है ना, तो वो कार्य ऑफेंस कभी नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना, बहुत ही फतेह की बात बता रहा हूँ। जिस कार्य में इलीगल ओमिशन नहीं है ना, वो कार्य ऑफेंस कभी नहीं बन सकता। जिस कार्य में इलीगल ओमिशन है वही कार्य अपराध बनेगा, ऑफेंस बनेगा, ठीक है, वरना वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 3 का सबसेक्शन 4। अब सेक्शन 3 का सबसेक्शन 5 और भारतीय न्याय संहिता हम पढ़ेंगे। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन, जब एक क्रिमिनल एक्ट, एक आपराधिक कार्य होता है, बाय सेवरल पर्सन्स, और बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा होता है, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, और क्यों होता है उस बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा एक कार्य, भाई उनकी कॉमन इंटेंशन थी, उनकी सामान्य नियत थी सारे व्यक्तियों की, मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति जहाँ ऐड हो जाते हैं ना, तो वो बन जाता है कि बहुत सारे व्यक्ति कार्य करें। सेवरल पर्सन जहाँ भी आ जाए तो मान लेना एक से ज़्यादा व्यक्ति है, मतलब
दो व्यक्ति है ना जहाँ, तो वो कॉमन इंटेंशन बन चुके हैं। तो देखिए दोबारा पढ़ता हूँ, 3 का 5, ये सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा हमारा सेक्शन 34 जो आईपीसी का था ना, उससे कॉमन इंटेंशन वाला। देखिए सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन, जब एक आपराधिक एक्ट कार्य होता है, और वो आपराधिक कार्य कैसा होगा, इलीगल ओमिशन वाला, बाय सेवरल पर्सन। और वो क्यों होता है इलीगल एक्ट, कौन करता है, कौन घटित करता है, सेवरल पर्सन, बहुत सारे व्यक्ति। अब सेवरल पर्सन में ये मत मान लेना 100 व्यक्ति करेंगे 200 करेंगे, 1 और मोर, एक तो होना ही चाहिए या उससे ज़्यादा जितने भी हो, ठीक है। सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और जब वो कार्य कर रहे हैं ना सभी व्यक्तियों की एक सी इंटेंशन है, कॉमन इंटेंशन है, ABCDEFGHI, ए से लेकर आई तक इतने व्यक्ति जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनकी एक ही इंटेंशन है कि ज्वेलरी शॉप तनिष्क ज्वेलर गुड़गांव में आज डाका डालना है। ए से लेके आई कितने व्यक्ति हो गए, ABCDEFGHI, 9 व्यक्ति हो गए। 9 के 9 व्यक्ति एक ही एक्ट करेंगे। क्या एक्ट करेंगे, उनकी कॉमन इंटेंशन, सामान्य नियत है कि तनिष्क ज्वेलर सेक्टर 14 गुड़गांव में आज डाका डालना है, बहुत सारे गहने लूटने हैं। 9 के 9 व्यक्ति हालांकि अंदर घुसेंगे नहीं, 5 व्यक्ति अंदर घुसेंगे, और जो 4 व्यक्ति है वो कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन करेंगे। एक व्यक्ति बाहर रेकी करेगा, 2 व्यक्ति बाहर गाड़ी को रेडी करेंगे, और जो 9वां व्यक्ति है आई है वो कहीं अड्डे पर, होटल जहाँ उन्होंने लिया होगा उसको, कमरे को बिल्कुल रेडी रखेगा कि मेरे गैंग मेंबर आएंगे, गाड़ी सीधा अंदर घुसेंगे और मैं शटर को डाउन कर दूंगा और हम अंदर छुपे रहेंगे ताकि पुलिस हमें पकड़ ना सके। तो 9 के 9 व्यक्ति क्या है, उनकी कॉमन इंटेंशन है। कॉमन इंटेंशन क्या है कि तनिष्क ज्वेलर सेक्टर 14 में लूट मचानी है, सारे ज्वेल्स को लूटना है। तो ये हमारा सीधा सीधा 3 का 5 कह रहा है। और भी आगे पढ़ लेते हैं। कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट, तो वो हर एक पर्सन उस एक्ट के लिए लाइबल होगा जो उन्होंने किया है। इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाई हिम अलोन, और उसी तरीके से होगा एज इफ जहाँ जाए लीगल फिक्शन, लॉ का झूठ, कानून हमें झूठ मानने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एज इफ इट वर डन बाई हिम अलोन, कि मान लो कि उसने यह कार्य अकेले ने किया है। अब हमारे एग्जाम्पल जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, ए से लेके आई तक व्यक्ति थे, 9 व्यक्ति थे, तो 5 व्यक्ति तो तनिष्क ज्वेलर सेक्टर 14 गुड़गांव के शोरूम में घुस जाते हैं और डाका मारने लग जाते हैं। तो जो 4 व्यक्ति हैं उनमें से एक व्यक्ति जो 4 व्यक्ति रह गए, पर 5 तो अंदर डाका मारने चलेगी तनिष्क ज्वेलर में। जो एक व्यक्ति छठा व्यक्ति रहेगा वो क्या करता है, वो बाहर तनिष्क ज्वेलर में बाहर खड़ा होकर रेकी करता है। और जो 7वां और 8वां व्यक्ति है वो क्या करते हैं, वो भाई गाड़ी लेकर रेडी रहते कि हमारे गैंग मेंबर जैसे लूट मचा के आएंगे, हम गाड़ी शू बेसी भगा लेंगे, ठीक है। और वो 9वां व्यक्ति अड्डे पर रेडी है कि क्या गाड़ी गैंग मेंबर लेके आएंगे, सीधा मैं अंदर बढ़वाऊंगा और शटर डाउन कर दूंगा। तो वो सारे व्यक्ति, वो ये मत मानिएगा कि 5 व्यक्ति ने डाका डाला है तो वो 5 व्यक्ति की लाइबिलिटी बनेगी रॉबरी के लिए, नहीं, वो डेकोटी के लिए उनकी लाइबिलिटी बनेगी, नहीं। अगर कॉमन इंटेंशन तो सभी की ना, वो छठा व्यक्ति जो बाहर रेकी कर रहा है, दोनों व्यक्ति जो गाड़ी लेकर खड़े हैं बाहर उनको भगाने के लिए, और जो 9वां व्यक्ति जो शटर को डाउन करेगा उनकी गाड़ी अड्डे पर घुस जाने के बाद, तो वो सभी की लाइबिलिटी बनेगी। वो 9वां व्यक्ति जो शटर डाउन करेगा उनकी गैंग मेंबर्स की गाड़ी जो माल से भरी हुई सोने से अंदर घुस जाएगी, उस शटर में डाउन कर देगा। कल को जाके पुलिस उसको पकड़ेगी और उस पर केस चलेगा ना, जब उसको डेकोटी की सजा होगी, उसको डेकोटी की कौन सी सजा होगी, उम्र कैद की सजा होगी। तो ये नहीं कह सकता, चार्ज फ्रेम पे ये नहीं कह सकता कि मैं तो बस, मेरा तो क्या रोल था, मेरा तो भाई शटर डाउन करने का रोल था। तेरे को पता था ना कि ये 8 व्यक्ति तनिष्क ज्वेलर गुड़गांव पे डकैती करने जा रहे हैं। तेरे को पता था ना, जो तूने शटर डाउन किया, तूने अपना रोल चूज किया कि मैं तो शटर डाउन करूंगा। तूने क्यों ये रोल चूज किया, क्योंकि तेरी कॉमन इंटेंशन थी। अगर तू इस कॉमन इंटेंशन से बाहर चला जाता, तू जैसे प्लान बन रहा था, तू कहता नहीं ये तो बहुत गंदा कार्य है, मेरे को तो लगा तुम भंडारा करवाओगे मुझसे, मेरे से जय बजरंग बली का भंडारा कराओगे, पर नहीं, तूने कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन किया। जैसे वो डाका मार के तेरे अड्डे पर आए, तूने अड्डा रेडी रखा, जैसे गाड़ी अंदर घसी, तूने शटर डाउन कर दिया। तो ये क्या हुआ, वो 9वां व्यक्ति जो शटर डाउन करा, वो ये नहीं कह सकता कि भाई डाका तो इन 5 व्यक्तियों ने मारा, तनिष्क ज्वेलर पे मेरे को क्यों पनिशमेंट दे रहे हो उम्र कैद की। नो। और इसी सिमिलर केस में उन पर भी होता है ये लाइबल, जो वो 7वें और 8वें व्यक्ति थे जो बाहर ज्वेलरी शॉप की गाड़ी रेडी करके बैठे थे, गाड़ी को वूं स्टार्ट करी बैठे थे, व्रूम करी बैठे थे कि हमारे जैसे ही जो हमारे गैंग मेंबर्स और सरगने हमारे अंदर गए हैं लूट मचाने, जैसे वो बाहर आएंगे, वो जैसे गाड़ी हमारे ओमनी में बैठेंगे तो तुरंत हम शू जैसी लेके इसको रफू चक्कर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो 7वां और 8वां जो व्यक्ति था वो ये भी नहीं कह सकते कि भाई हम तो बस गाड़ी लेके बाहर खड़े थे, हमें तो थोड़ी कम सजा देनी चाहिए। नहीं, उनकी भी कॉमन इंटेंशन थी। दे नो ना कि तनिष्क ज्वेलर गुड़गांव में डकैती एक डेकोटी होने वाली है, तो उनको भी उम्र कैद की सजा ही मिलेगी।
अब ऐसे ही वो व्यक्ति, जो छठा व्यक्ति जो रेकी कर रहा था बाहर, जो देख रहा था कि भाई कोई आ ना जाए, कोई पुलिस ना आ जाए, कोई फायर ब्रिगेड, कोई फौज ना आ जाए, वो जो व्यक्ति रेकी कर रहा था वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो अंदर गया ही नहीं था, मैं तो बाहर बस खड़ा था आराम से देख रहा था इधर उधर कि भाई कोई आ तो नहीं रहा है, मैं उनको अलार्म कर दूँ कि भाई कोई आ रहा है, बाहर आ जाओ, जल्दी से भाग चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो व्यक्ति भी नहीं कह सकता कि भाई मैं तो बस बाहर खड़ा था, मैंने तो कुछ अंदर जाके तबाही मचाई नहीं तनी ज्वेलर में, और उसको भी उम्र कैद की सजाई मिलेगी। तो सिंपल सिंपल मैंने ये आपको ये पूरा का पूरा 1-2 घंटे का टॉपिक है, जो सेक्शन ये सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5 है कॉमन इंटेंशन का, मैंने आपको 5 मिनट में समझा दिया। इससे ज़्यादा डीपली नहीं समझा सकता इसमें, और फिर नोट्स बनाए जाते हैं, जो कि मैं आपको ये जो ये 40 मिनट की इस वीडियो में एक प्ले कार्ड लगा दूंगा, जिसमें मैंने कॉमन इंटेंशन को बहुत अच्छी तरह समझाया हो, ठीक है, लगा दूंगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 का सब सेक्शन 6, जो कि बोलता है व्हेनेवर एन एक्ट, जब कोई भी एक्ट, और एक्ट मतलब इलीगल ओमिशन विच इज़ क्रिमिनल ओनली बाय रीजन, जो कि आपराधिक है सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इस कारणवश, और इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, कि वो हुआ है आपराधिक नॉलेज से, आपराधिक जानकारी से और आपराधिक नियत से, इंटेंशन से, इज डन बाय सेवरल पर्सन, और वो एक्ट हुआ है सेवरल पर्सन द्वारा। और क्या सेवरल पर्सन की इंटेंशन थी, नॉलेज थी, ऑब्वियसली। अब आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ सच पर्सन हु ज्वाइन इन द एक्ट, हर वह व्यक्ति जो उस एक्ट में ज्वाइन कर लेता है, शामिल होता है, विद सच नॉलेज और इंटेंशन, उसी नॉलेज के साथ और उसी इंटेंशन के साथ, इज लाइबल फॉर द एक्ट, तो उसको लाइबल बनाओ उसी एक्ट के लिए, इन द सेम मैनर, और उसी तरीके से, एज इफ द एक्ट वर डन बाय हिम अलोन, और उसी उसको मेंस रिया उसको इम्प्यूट करो कि उसने वो एक्ट अलोन किया है और उसी इंटेंशन के साथ और उसी नॉलेज के साथ किया है, विद दैट इंटेंशन, विद दैट नॉलेज और इंटेंशन, उसी इंटेंशन के साथ किया। अब मान के चलो हमारे जो अभी एग्जांपल लिया मैंने, जो उसमें 9 व्यक्ति थे, ए से लेके आई तक जो 9 व्यक्ति थे, उनमें जो हमारा 9वां व्यक्ति था, जिसने शटर को डाउन किया था, जैसे ही हमारे जो 5 व्यक्ति थे जो लुटेरे थे और वो गाड़ी गुड़ी चलाने वाले वो थे और वो रेकी करने वाला था, वो 8 के 8 व्यक्ति तनिक ज्वेलर गुड़गांव की लूट मचा के आ गए हैं। लेकिन अब वो जो 9वां व्यक्ति है जो शटर को ऊपर कर रखा है, और जैसे गाड़ी ओमनी गाड़ी अंदर घुसी उसने नीचे कर दिया, तो उस व्यक्ति की यहाँ बात हो रही है। जैसे अगर उन 8 व्यक्ति की मीटिंग बन चुकी है, पर वो 9वां व्यक्ति शटर वाला भी मिसिंग है, वो प्लान में अभी आया नहीं है। जैसे वो प्लान में आ जाता है और उस प्लान को वो प्लान सुन लेता है उनका कि भाई हाँ डाका डालेंगे, आज के दिन डाका डालेंगे तनी ज्वेलर में, और सबको भाई जो लूट का माल होगा कम से कम हम 9 करोड़ रुपए लूट के लाएंगे, सबको 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। और अब क्या काम डिवाइड कर रहे थे भाई, हम 5 जने तो अंदर घुसेंगे, लूट मचाएंगे, डेकोटी करेंगे अंदर तनी ज्वेलर में, 1 व्यक्ति रेकी करेगा बाहर, 2 व्यक्ति गाड़ी को रेडी रखेंगे, और तू भाई जो तू अभी नए नए शामिल हो ना, तू क्या करेगा, तू हमारे लिए शटर जो हमारा अड्डा है उसको रेडी रखेगा, हम जैसे गाड़ी घुसाते तू बंद कर देगा, ठीक है, और अंदर आ जाएगा। तो जैसे ही अगर उस व्यक्ति ने हाँ भरा, उसकी इंटेंशन और नॉलेज वहीं उत्पन्न होगी, ठीक है। जैसे वो कहता है अरे भाई नहीं, तुम तो बहुत गंदे आदमी, मैं तो सोचने आया था, तो ये तुम तो मेरे को रोजी रोजगार दोगे, तुम तो क्रिमिनल व्यक्ति हो, अगर वो वहीं से बाहर चला जाता तो उसकी कोई लाइबिलिटी बनेगी। पर अगर वो ये कहता है ठीक है भाई शटर ही तो बंद करना है, उसको पता है कि ये क्या एक्ट करने वाले हैं, तो यही कह रहा है कि भाई उसको उसी इंटेंशन और नॉलेज के साथ डील करो। उन जो 5 व्यक्तियों ने जो ज्वेलरी शॉप में अंदर जाके जो कोहराम मचाया था ना, उस व्यक्ति को भी वही नॉलेज थी कि ऐसा कोहराम वहाँ ज्वेलरी शॉप में पब्लिक के साथ और उन सेल्स गर्ल्स के साथ बचने वाला है, ठीक है। वो कल को ये नहीं कह सकता कि मेरी इंटेंशन नॉलेज तो इतनी थी कि भाई मेरे को तो शटर बंद करने का काम दिया था, मेरे को पता था ये डाका डालने वाले हैं, पर मेरे को ये नहीं पता था कि ये डकौटी में वहाँ जाकर किसी के लठ भी मारेंगे, किसी का सिर ही फोड़ेंगे, और जो मालिक है जो उसका तनी ज्वेलर का उसका सिर फोड़ के उसकी सारी ज्वेलरी लूट लेंगे, मेरे को ये नहीं पता था। नहीं, तूने इंटेंशन और नॉलेज के साथ जैसे ही एंट्री ली उस ग्रुप में जो कि एग्जीक्यूट करने वाला है एक डेकोटी, तेरे ऊपर इंटेंशन और नॉलेज आ चुकी है। अब तू ये कह नहीं सकता, फिर नहीं सकता कि तेरी वो इंटेंशन और नॉलेज नहीं थी, तेरे को अब उसी इंटेंशन और नॉलेज के साथ डील किया जाएगा जो उन लुटेरों की थी, जो तेरे गैंग के सरगना थे, जो अंदर ज्वेलरी शॉप में लूटने गए थे। ऑब्वियसली अगर वो नोवा व्यक्ति जो उसको शटर डाउन करने का काम दिया गया अड्डे का, वो थोड़ा कमज़ोर होगा, उसके मुताबिक उसको डिप्लॉय किया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको काम उड़ाया गया होगा। अगर वो 5 व्यक्ति भाई वो तगड़े होंगे, वो हैबिचुअल ऑफेंडर होंगे, तभी उनको बोला गया भाई तुम अंदर जाके डेकोटी को एग्जीक्यूट करो। और जो रेकी कर रहा होगा वो व्यक्ति भी उन जो 5 क्रिमिनल जो अंदर जाके ज्वेलरी शॉप पे डेकोटी एग्जीक्यूट करेंगे, वो जो रेकी कर रहा है वो व्यक्ति भी उनसे कमज़ोर होगा। भाई ऑब्वियसली जितना कमज़ोर व्यक्ति उसको उतना कमज़ोर काम दिया जाएगा। भाई ज्वेलरी शॉप में लूट मचाना जिसमें कम से कम 100 व्यक्ति तो ज्वेलरी शॉप में बैठे रहते थे, नीचे ज्वेलर में, जैसे भाई एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, बैठे रहते हैं हमेशा, तो वो 5 व्यक्ति इतने खूंखार होने चाहिए कि भाई जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर सके। अब अगर वो कमज़ोर सा व्यक्ति जो नए अभी क्रिमिनल बना उसको अंदर भेज दिया, पब्लिक इसको पीट पुट के भगा दी, वो क्या चोर बनेगा रे तू। तो यही कह रहा है वो 5 व्यक्ति, अगर उसकी उन 5 व्यक्ति की तो इंटेंशन और नॉलेज थी, तो मान के चलिए उस रेकी करने वाले की, उन ड्राइविंग करने वालों की और उन जो शटर डाउन कर रहा है उनकी इतनी नॉलेज नहीं थी, पर उनको पता था कि वो अंदर जाके यह कुराम मचाएंगे। तो जैसे उनको यह पता चला ना, जैसे प्लान सुना
और उन्होंने अपना मीटिंग ऑफ माइंड एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ वी आर इन, तभी उनको वही लाइबिलिटी से जूझना पड़ेगा जो उन 5 डेकोटो को मिलेगी, जो अंदर जाके वो करेंगे, डेकोटी करेंगे ज्वेलरी शॉप में, ठीक है। अब डेकोट तो फिर उन्हें भी टैग दिया जाएगा, जो रेकी कर रहा है, जो 2 गाड़ी चलाएंगे और जो शटर डाउन करेगा, लेकिन उन पे भी सेम उनको भी उम्र कैद ही होगी अगर केस चलेगा तो, ठीक है। तो यह है हमारा सेक्शन 3 का सब सेक्शन 6। अब सेक्शन 3 का सब सेक्शन 7 हम पढ़ेंगे। वेयर एवर द कोजिंग ऑफ अ सर्टेन इफेक्ट, भाई जहाँ कोज एक नतीजा कोज कर रहा था एक सर्टेन परिणाम का, और एन अटेम्प्ट टू कोज दैट इफेक्ट, या प्रयास करा है कोई नतीजा कोज करने के लिए, बाय एन एक्ट किसी कार्य से, और बाय एन ओमिशन या कुछ कार्य ना कर इज एन ऑफेंस, तो वो अपराध है। इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट कोजिंग ऑफ दैट इफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन इज द सेम ऑफेंस। तो यह हमें समझना पड़ेगा कि कुछ एक्ट कर आपने कुछ कार्य अपराध किया और कुछ एक्ट ना कर आपने एक अपराध किया, तो वो भी एक अपराध ही बनेगा, ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन से समझते हैं इसको, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 7 को, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए इलिस्ट्रेशन, ए इंटेंशनली कोजेज जीज डेथ, ए जानबूझकर स्वयं इच्छा से जी की डेथ मृत्यु कोज करता है। कैसे करता है? पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जी फूड, तो पार्टली तो क्या करता है, भाग में क्या करता है 50% तो भाई जी को वो मैं से मारता है। कैसे मारता है? उसको खाना नहीं देता, तो भाई ऑब्वियसली किसी को खाना नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, तो वो क्या कर रहा है, ओमिशन कर रहा है। देखिए, एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड, और पार्टली भाग में क्या कर रहा है, उस जेड को फिर उसकी धुलाई भी कर रहा है। ए हैज कमिटेड मर्डर, तो ए ने क्या किया, ए ने मर्डर हत्या को उसकी है, ठीक है। तो यही हमारा सेक्शन 3 का सब सेक्शन 7 कहने वाला था कि एक एक्ट में यूँ मान के चलो कि कुछ तो एक्ट किया और कुछ तो एक्ट नहीं किया, तो वो भी अपराध बन सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक बेबी है जो कि 4 साल का है, उसके मदर फादर वर्किंग है, वो एम्प्लॉयड है कहीं पे बड़ी MNC कंपनी में, तो उनके मदर फादर ने एक ए नौकर है और एक बी नौकर है, उनको उस बेबी की केयर टेक के लिए रखा हुआ है, 6 घंटे के लिए रखा हुआ है, क्योंकि 12 घंटे में वो आ जाते हैं। 6 घंटे भाई ए केयर टेक करेगा बेबी की, और 6 घंटे में बी केयर टेकर है, वो खातिरदारी करेगा उस बेबी की। अब वो दोनों में क्या होता है, दोनों में यह होता है कि भाई दोनों में मीटिंग ऑफ माइंड हो जाती है, ए नौकर में और बी नौकर में, कि भाई इनका एक ही बच्चा है, ये मियाँ बीबी काम पर जाते हैं, इनके पास बहुत धन है, अगर हम इसके बेबी को मार देंगे ना, इसके बेबी को मार देंगे तो इनकी ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, और ये तो पागल हो जाएंगे बेबी के कम के मारी। तो वो क्या करते हैं, तो वो मीटिंग ऑफ माइंड बना लेते हैं, ए और बी क्या करते हैं, भाई 6 घंटे मेरी ड्यूटी है और बी तेरी 6 घंटे हैं, तो तू क्या करियो, ए कहता है कि 6 घंटे जो मेरी ड्यूटी है ना, मैं इसको खाना नहीं दूंगा, ना इसको नहलाऊंगा, ना इसको पानी दूंगा, नहला दूंगा ना, इसको खाना दूंगा ना पानी दूंगा, ठीक है, मैं ये करूँगा। और बी क्या कहता है, भाई ठीक है तू ये करेगा ना, तो मैं इसको 6 घंटे में कम से कम 3 घंटे इसको पीटूंगा, इसको ऐसी चोट दूंगा तो उसके पेरेंट्स को 2-3 हफ्तों तक पता ना लग पाए कि इसको चोट है, मतलब इसको गुम चोट दूंगा। तो क्या करा उन्होंने, उन ए और बी ने क्या किया, साफ साफ बताइए आप, उन्होंने ऑफेंस तो किया ना, ये अपराध ही है, उन्होंने एक एक्ट किया जो उन्होंने नहीं करना चाहिए था, ओमिशन किया ना उन्होंने एक एक्ट किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, भाई उन्होंने अपराध किया। तो ऐसा भी हो सकती है सिचुएशन, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि भाई हमने खाना नहीं दिया तो हमने कुछ एक्ट ही नहीं किया, भाई तुमने खाना ना देकर भी एक्ट किया, एक इलीगल ओमिशन किया। तो ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 3 का सब सेक्शन 7। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 का सब सेक्शन 8, जो कि बोलता है When an offense is committed by means of several acts, जब एक अपराध होता है और उस अपराध में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है, मतलब एक अपराध करना है, एक व्यक्ति को किसी को यूँ लगा लो, किसी को गाड़ी से कुचलना है, ठीक है। आगे बताऊंगा इसका एग्जांपल, आप दोबारा देखिए सेक्शन 3 कार्ड में बीच में जो एग्जांपल देता हूँ, ये फिर है ना थोड़े बीच में समझने लग जाते हैं, हम पूरा पैराग्राफ पढ़ते नहीं है, पढ़ेंगे। देखिए सेक्शन 3 कार्ड दोबारा पढ़ रहा हूँ। When an offense is committed by means of several acts, जब एक अपराध होता है और उसमें several कार्य उसमें होते हैं। Whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts, जो कोई भी intentionally स्वयं इच्छा से कोऑपरेट करता है, और क्यों कोऑपरेट करता है, जितने भी वो एक्ट हो रहे हैं ना एक ऑफेंस को करने के लिए, उसमें से किसी एक एक्ट को कर देता है वो, ईदर सिंगली और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन, या तो खुद कोऑपरेट करता है या उसके साथ कोई और व्यक्ति भी जो उस एक्ट में कोऑपरेट कर रहे हैं, कमिट्स दैट ऑफेंस, तो माना जाएगा कि उसने ही वह ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। अब देखिए, अब इलस्ट्रेशन हम ए पढ़ते हैं, सेक्शन 3 के सब सेक्शन 8 का ए एंड बी एग्री टू मर्डर जी, तो ए और बी एग्रीमेंट कर लेते कि हमें जी का मृत्यु कोज करनी, हत्या करनी, बाय सेवरली एंड डिफरेंट टाइम्स। भाई ए और बी ये एग्रीमेंट करते कि दोनों अलग अपने एक्ट करेंगे, और डिफरेंट टाइम हम टाइम चूज कर लेते हैं, उन पर ही अपना एक्ट करेंगे टाइम। गिविंग हिम स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन, तो भाई ए स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन देगा किसको, जी को, और बी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन देगा किसको, जी को, और अलग अलग टाइम पे हम दोनों देंगे।
ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। फिर ए और बी अपने कार्य पे लग भी जाते हैं और उसी तरीके से जी को पॉइजन देने भी लग जाते हैं भाई, कभी कभी किसी किसी टाइम पर, विद इंटेंट टू मर्डर जी। और क्या इंटेंशन उसकी, डिग्री ऑफ मैंसरी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ मैंसरी, इंटेंशन कि हमें जी की हत्या करनी है। जेड डाइज फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ सेवरल डोजेज ऑफ पॉइजन। अब जेड मर जाता है और किस नतीजे कारण मरता है कि भाई इसको सर्टेन डोजेज ऑफ पॉइजन की दे दी जाती है, सो एडमिनिस्टर्ड टू हिम, जो उसको एडमिनिस्टर जो उसको दी गई है ए और बी द्वारा। हियर ए एंड बी इंटेंशनली कोऑपरेट्स इन द कमीशन ऑफ मर्डर। यहाँ ए और बी ने इंटेंशनली जानबूझ के कोऑपरेट किया किसकी डेथ के लिए, किसकी डेथ के लिए, जेड की डेथ के लिए, ठीक है। कोऑपरेट्स इन द कमीशन ऑफ मर्डर एंड एज ईच ऑफ देम डज एन एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉल्ड। और हर दोनों ने, ए ने अपना एक्ट निभाया, बी ने अपना एक्ट निभाया, जिसकी वजह से जी की डेथ हुई, मृत्यु हुई, ठीक है। दे आर बोथ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस दो देयर एक्ट आर सेपरेट। तो दोनों गिल्टी हैं ऑफेंस के और हालांकि उनके एक्ट डिफरेंट है, ठीक है। जब ए जी को पॉइजन दे रहा है, जब ए जी को पॉइजन दे रहा है तो क्या बी को पता है तो वो किस टाइम पे दे रहा है, कौन से समय पे दे रहा है, उनके एक्ट अलग अलग है ना। जब बी जी को पॉइजन दे रहा है तो क्या ए को पता है वो किस टाइम दे रहा है, तो दोनों के एक्ट अलग अलग है। पर उन्होंने कोऑपरेशन बना लिया, उन्होंने अपने हाथ मिला लिए कि हाँ भाई ये एक अपराध करना है, जी को मारना है और मैं इसको जहर दूंगा इस टाइम पे और तुम जहर देना उसको उस टाइम पे, ठीक है। दोनों इसको हल्का हल्का करके जहर देंगे, स्लो पॉइजन देंगे तो ये मर जाएगा। तो उन्होंने इंटेंसली क्या कर लिया, कोऑपरेशन में आ गए, उन्होंने अपने हाथ मिला लिए कि एक जुर्म करना है और जी को मारना है। अब इलिस्ट्रेशन बी पढ़ते हैं सेक्शन 3 के सबसेक्शन 8 की। ए एंड बी आर जॉइंट जेलर्स। भाई ए और बी एक जेल के जॉइंट सुपरिटेंडेंट है, मतलब उनकी जॉइंट ड्यूटी है, मतलब कभी 12 घंटे ये करता है 12 घंटे बी करता है, ये मान के चलो, ठीक है। अब देखिए एंड एज सच हैव द चार्ज ऑफ जी जेड अ प्रिजनर। और उनके पास चार्ज है एक प्रिजनर का, एक हवालाती का, जो कि जेड जी है, ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर 6 आवर्स एट अ टाइम। और अल्टरनेटिवली है, ए के पास 6 घंटे, फिर बी के पास 6 घंटे, फिर ए के पास 6 घंटे, फिर बी के पास 6 घंटे, तो 24 घंटे हो गए ना। मतलब 24 घंटों में ए की भी ड्यूटी 2 बार है और बी की ड्यूटी भी 2 बार है। ये देखिए ए एंड बी इंटेंडेड टू कॉज जेज डेथ। ए और बी की इंटेंशन आ जाती है हाईएस्ट डिग्री ऑफ मैंसरी की जी की मृत्यु कोज करनी है, ठीक है। नोइंगली कोऑपरेट इन कॉजिंग डेट अफेक्ट बाय इलीगली ओमिटिंग। और नोइंगली जानबूझकर क्या ओमिट करते हैं वो, उनकी लीगल ड्यूटी थी पर नहीं करते, क्या करते हैं, ईच ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज अटेंडेंस टू फर्निश जी विद फूड। भाई दोनों अपनी ड्यूटी के दौरान जी को खाना नहीं देते हैं, जी को जो उसको खाना मिलना चाहिए तो डाइट जेल में मिलनी चाहिए तो वो देते नहीं है। सप्लाई टू देम फॉर डेट पर्पज, जी डाइज ऑफ हंगर। दोनों अब खाना नहीं देते अपनी ड्यूटी के दौरान। भाई कितने दिन तक जी पाएगा, अगर 4-5 दिन तक खाना नहीं दिया तो ए और बी ने जब 6 घंटे की ड्यूटी करे तो खाना ही नहीं दिया तो वो मर जाएगा जी। तो क्या हुआ, जी डाई ऑफ हंगर, जी जो जी है वो भूख के कारण मर गया। बोथ ए एंड बी आर गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ जी। तो दोनों ए और बी दोषी हैं किसके, कि उन्होंने मर्डर किया है जी का, ठीक है। तो ये मान के चलिए इनमें भी कोऑपरेशन हो गई थी, मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गई थी, इन्होंने हाथ मिला लिया था कि दोनों की इंटेंशन बनी थी भाई मर्डर करना है, मारना है जी को। और क्यों मारना है, क्या उन्होंने थप्पड़ मारा, क्या उन्होंने चक्कू मारा, कुछ नहीं मारा, उन्होंने तो बस उसको खाना नहीं दिया। जी जो प्रिजनर था उन्होंने उसको खाना नहीं दिया। अब बाद में उन्होंने क्या इंटेंशन, वो सोचेंगे भाई हम तो दे रहे थे, खुद नहीं खा रहा था। वो तो बाद में जब उसका जी का वकील पर्दाफाश करेगा कि भाई खाना तो वो जब खाएगा ना जब इसको खाना मिले। ये और जो इसके प्रिजनर्स हैं, जो साथी को प्रिजनर्स हैं, इनकी गवाही ले लीजिए कोर्ट में, वो अपने बताते हैं भाई ए और बी जो जेलर्स थे इसको खाना नहीं दे रहे थे। और ए और बी क्या डिफेंस ले रहे हैं, अरे जी इसकी तो मृत्यु इसलिए हुई, तो खाना ही नहीं खा रहा था, डेली हम इसको बढ़िया बढ़िया पकवान देते थे पर खाता ही नहीं था इसलिए मर गया। पर इंटेंशन क्या थी उनकी और बी की जॉइंट जेलर्स की, कि भाई खाना ही नहीं देंगे इसको, मर जाएगा भूख के कारण। क्या उन्होंने थप्पड़ चट्टू मारा, उसे लात घुसे मारे, कुछ नहीं किया। कोई एक्ट ना कर भी उन्होंने कुछ एक्ट किया और वो एक्ट क्या हुआ भाई, डेथ हुई। तो वो भी एक ऑफेंस होता है, ठीक है, ये मान के चलिए। तो यह था हमारा सेक्शन 3 का सबसेक्शन 8। अब हम पढ़ेंगे हमारा सेक्शन 3 का सबसेक्शन 9। तो ये आज का हमारा रहेगा। उसके बाद हम कल से चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे ऑफ पनिशमेंट्स का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 का सबसेक्शन 9, वेयर सेवरल पर्सन्स आर एंगेज्ड, जहाँ बहुत सारे व्यक्ति लगे हुए एक कार्य में एंगेज्ड हैं, और कंसर्न इन द कमीशन ऑफ एन क्रिमिनल एक्ट, या फिर चिंता रख रहे हैं कि एक आपराधिक कार्य घटित हो जाए, मतलब कमीशन हो जाए। दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मींस ऑफ दैट एक्ट। तो मान के चलिए कि हर एक व्यक्ति जो कंसर्न रख ले हैं एक एक्ट के होने के, वो गिल्टी हो सकते हैं अलग अलग एक्ट के होने में, ठीक है। तो मान के चलिए एक वो हमारा तनिष्क ज्वेलर वाला वो ले लेते हैं। देखिए ए से लेके आई तक वो 9 बंदे थे, 9 व्यक्ति थे जिन्होंने तनिष्क ज्वेलर गुड़गांव में वो ज्वेलरी शॉप को लूटना था, ठीक है, उन्होंने डेकोटी करनी थी। तो 5 व्यक्ति तो जाते हैं
जो 5 व्यक्ति तो जाते हैं वो क्या करते हैं, वो 5 व्यक्ति जो अंदर जाते हैं ABCDE, जो 5 व्यक्ति वो अंदर तनिष्क ज्वेलर्स गुड़गांव के शोरूम में घुस जाते हैं। तो जाते तो क्या करते हो, 5 व्यक्ति तो पहले तो लाठी डंडे मारते हैं सारे कस्टमर को, सारे सेल्स बॉय को, सारे सेल्स को, जो भी उसमें बैठा हो, तो मालिक का सिर फोड़ देते हैं, जो तनिष्क ज्वेलर का मालिक हो। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तनिष्क ज्वेलर का नाम कोई इसमें वो नहीं है, ऑफेंस नहीं है, बस समझाने के लिए। तो अब देखिए वो क्या करते हैं भाई, लाठी डंडे मारते, खूब हथौड़े चलाते हैं अंदर, और फिर माल को लूटना चालू कर देते हैं। अब जो बाहर जो व्यक्ति जो व्यक्ति है जो बाहर खड़ा रहता है, जो रेकी करता होता है, वो एक जो सिक्योरिटी गार्ड जो कभी चाय पीने गया होता है, तभी वो चोर जो डकैत जो 5 घुसते हैं, अब वो जो सिक्योरिटी गार्ड वापस आ चुका था, जो रेकी करता होता है वो क्या करता है, वो उन सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार देता है पैरों में, और सिक्योरिटी गार्ड घायल। तो ई ने भाई अलग ऑफेंस किया, उन 5 व्यक्ति ने अंदर जाके अलग ऑफेंस किया, और जो 2 व्यक्ति जो गाड़ी में बैठे रहते हैं, उनको भगाने के लिए कि भाई ये डाका मार के आएंगे और मेरी गाड़ी ओमनी में हम बैठे रहेंगे, तुरंत गाड़ी शूं से व्रूम व्रूम करके भगा ले जाएंगे। तो उन ड्राइवर्स ने क्या किया, जो ABCDEFG, जो G और H, जो 7वां और 8वां व्यक्ति थे, जो ड्राइवर गाड़ी में बैठे होते हैं, उन व्यक्ति को भगाने के लिए वो डाका मार के आ जाएंगे ज्वेलरी शॉप पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि देखा कि पुलिस ऑफिसर एक बाइक पे आ रहा है, उसको पुलिस ऑफिसर को भाई किसी ने ज्वेलरी शॉप से फ़ोन कर दिया होगा, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई, वो बुलेट बाइक पे शू आ रहा है उस ज्वेलरी शॉप पर डकैती को बचाने के लिए। तो वो 7वां और 8वां व्यक्ति जो गाड़ी में बैठे रहते हैं, वो उसको दूर से देख लेते हैं, तो वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और उस पुलिस ऑफिसर को अपनी गाड़ी से टक्कर मार के उसको उड़ा देते हैं, मतलब उसको घायल कर देता कि वो हमें डिस्टर्ब ना कर पाए, तब हम डकैती मार रहे हैं, हम ज्वेलरी शॉप को लूट रहे हैं। तो उन्होंने भी अलग अलग अपराध किया, ठीक है, अलग अलग अपराध किया, पर एक्चुअली तो करने आए थे वो एक ही अपराध, क्या करने आए थे, ज्वेलरी शॉप को लूटने आए थे, पर अब तीनों व्यक्ति यहाँ अलग अलग अपराध कर चुके हैं। अब जो हमारा मान के चलिए वो 9वां व्यक्ति है जो आई है, जिसको कि काम दिया गया था कि हम डकैती डाल के आएंगे ज्वेलरी शॉप पे, तू शटर खुला रखियो, हम सीधी बेसमेंट में गाड़ी बढ़ाएंगे, तो शटर डाउन कर दियो। अब क्या हुआ, जैसे ही वो शटर पे पास खड़ा है, देख रहा है कि वो कब आएंगे, वेटिंग कर रहा है, वैसे ही क्या होता है, पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, वो बोलता है अरे ये तो तेरी शक्ल तो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जैसी लगती है, चलो रे इसको अरेस्ट करो। वो पुलिस वाला बोल देता है, 2 ही होते हैं वो पुलिस वाले, मान के चलिए। तो अब जो क्रिमिनल जो आई है, जो उसका ड्यूटी थी शटर डाउन करना, वो सोचता है कि भाई अब तो हमारा प्लान कैसे एग्जीक्यूट हो पाएगा, मैं इनको गोली मार देता हूँ। तो वो वहाँ दोनों पुलिस वालों को गोली मार देता है, ठीक है। सस्पिशन था पुलिस वालों को, उनको पता नहीं था कि ये क्या प्लान इनका है भाई, पुलिस वालों को पता था कि भाई ये क्यों खड़ा है, शटर खोले क्यों खड़ा है, इसके और व्यक्ति डाका डालने गए ज्वेलरी शॉप में। लेकिन आई क्या करता है, और जो उन पुलिस वालों को गोली मार देता था ताकि हमारे प्लान में कोई बाधा ना आ सके, ठीक है, और उनको भी अपने बेसमेंट के अंदर बंद कर देता है। तो क्या अब यहाँ हर व्यक्ति ने अलग अलग ऑफेंस किया, पर उनकी कॉमन इंटेंशन क्या थी, एक ही अपराध को करने की, और वो एक अपराध क्या था, सीधा ज्वेलरी शॉप को लूटने का। लेकिन अब हमारे जो जितने ग्रुप थे, वो 5 व्यक्तियों का ग्रुप, और उस रेकी करने वाले का ग्रुप, और उन 2 व्यक्ति जो गाड़ी में बैठे थे, और वो जो व्यक्ति जो शटर बढ़ाने वाला था, जो अड्डे का शटर बढ़ाने वाला था, सब ने अलग अलग अपराध किए, पर उनका एक मेन कॉमन इंटेंशन किसके लिए थी, ज्वेलरी शॉप को लूटने के लिए। तो वही कह रहा है ये सेक्शन 3 का सबसेक्शन 9 यही कह रहा है। देखिए दोबारा पढ़ते हैं, वेयर सेवरल पर्सन आर एंगेज्ड। अब भाई यहाँ सारे व्यक्ति एंगेज थे, ए से लेके व्यक्ति आई तक सारे एंगेज थे, लगे हुए थे, और कंसर्न्ड चिंता भी रख रहे थे किससे, इन द कमीशन ऑफ एन क्रिमिनल एक्ट, कि भाई एक क्रिमिनल एक्ट थे, आपराधिक कार्य से। अब जो व्यक्ति ए से लेके व्यक्ति आई ने जो एक्ट किया भाई, जो डकैती डाली, गाड़ी जो इतने सारे पुलिस वालों को मारा, पुलिस वाले को गाड़ी से उड़ाया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, क्रिमिनल एक्ट ही तो किया। दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट, तो वो डिफरेंट ऑफेंसेस के गिल्टी माने जाएंगे ना भाई। उन्होंने गाड़ी से पुलिस वाले को उड़ाया, अंदर जाके कस्टमर्स को मारा, ठीक है, और जो शटर डाउन करने वाला था उसने जो रेकी कर रहा था, उन्होंने गार्ड्स को गोली मार दी। तो उन्होंने एक एक्ट के चलते चलते बहुत सारे अन्य एक्ट कर दिए, तो वो सारे अलग अलग एक्ट्स के लिए भी लाइबल हो सकते हैं। तो क्या ये मान के चलिए जो बाहर रेकी कर रहा था, क्या उन जो 5 व्यक्ति जो ABCD जो अंदर गए हुए थे डकैती मारने ज्वेलरी शॉप में, क्या जो छठा व्यक्ति जो ABCDE जो छठा व्यक्ति F था जो रेकी कर रहा था, क्या उन 5 व्यक्तियों को पता था कि जो बाहर रेकी कर रहा है ये जो गार्ड आएंगे उसको गोली मार देगा? क्या उन्होंने पता था? बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन फिर भी वो जो आई है उसको लाइबल किया जाएगा, जो ABC जो छठा व्यक्ति है उसको लाइबल किया जाएगा, जो रेकी कर रहा था ना। उन 5 व्यक्ति को नॉलेज नहीं थी, जो शटर बढ़ाने वाला था उसको नॉलेज नहीं थी कि भाई जो आई जो छठा व्यक्ति खड़ा है, जो बाहर ज्वेलरी शॉप की रेकी कर रहा है, कि कोई आएगा तो मैं उसको देख लूँगा। तो उनको पता था कि कोई आ ही जाएगा और वो गोली उनको मार ही देगा, उन सिक्योरिटी गार्ड को नहीं पता था। अब वो उन एक्ट के लिए वे खुद लाइबल होंगे, वो लाइबल नहीं होंगे, और व्यक्ति सारे लाइबल नहीं होंगे। वो व्यक्ति जो छठा व्यक्ति जो रेकी कर रहा था और वो गार्ड्स को गोली मार देता है, तो वो ही लाइबल होगा उसके लिए। और डकैती के लिए तो वो जेन्युइनली मिक्सअप के लिए, मतलब उसकी लाइबिलिटी
बनेगी एज इफ वो उसने अंदर जाके डकैती मारी है, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअली में बाहर खड़ा था, तो उसने जो अपना एक ऑफेंस किया, जो गार्ड्स को गोली मारी, तो वो होगा उसके लिए लाइबल, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट वाला व्यक्ति था, जो आई था, जो शटर बढ़ाने वाला था, उसने क्या किया, पुलिस भाई राउंड काट रही होगी, गश्त काट रही होगी, जाउन काट डाला था। अब पुलिस को सस्पिशन हो, भाई ये व्यक्ति तो मोस्ट वांटेड सा लग रहा है, इसको अरेस्ट करो। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, आई ने पुलिस वालों को गोली मार दी और अपने अड्डे में ही बंद कर लिया। तो क्या कभी उन जो डकैती मार रहे हैं, जो व्यक्ति जो शुरू में जो गाड़ी लेके खड़े हैं ज्वेलरी शॉप के बाहर, जो उनको भगाने वाले हैं, तो क्या उनको पता था कि आई ऐसा कांड करे बैठेगा, हम अड्डे के बाहर उनको, वो अड्डे में जाएंगे वो, और वो पुलिस वाले को अंदर गोली मार के पटका पाएगा? क्या उन्हें पता था? नहीं। तो ये एक्ट आई ने क्या किया, एक्ट आई ने किया ताकि मैं पकड़ा ना जा सकूँ, और उसका वो इंडिविजुअल एक्ट माना जाएगा, ठीक है, इंडिविजुअल एक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा खत्म होता है भाई पूरा सेक्शन 3 आज मैंने अच्छी तरह समझाया है। तो आज हमने सेक्शन 2 क्लोज 31 से लेके पहले तो डेफिनेशन समझी, सेक्शन 2 क्लोज 31 से लेके सेक्शन 2 क्लोज 39 तक डेफिनेशन समझी, फिर हमने सेक्शन 3 को पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन में समझा, ठीक है। और कल की क्लास में हम अपना चैप्टर 3 चालू कर देंगे, जिसमें हम पनिशमेंट से पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 4 से कंटिन्यू करेंगे, तो सेक्शन 4 से लेके हम कल कर लेंगे, सेक्शन 13 तक पूरा निपटा देंगे, छोटे छोटे से आए। कल सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 13 भारतीय न्याय संहिता का पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो आप जब भी कोई इस वीडियो को देख रहा हो, तो इस वीडियो को क्या करना, एक बार भारतीय न्याय संहिता की बुक से जो मैंने आज प्रोविजंस पढ़ाए उनको एक बार नज़र भी मार लेना, और अपने आप सेल्फ रीडिंग भी देना। इससे बाहर जो मैंने समझाया, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ये तो हम डायरेक्ट रीडिंग कर रहे हैं, और रैपिड डिटेल क्लास है ये। और जो मैं नोट्स में से जो इनको पढ़ाऊँगा ना, इसको कॉमन इंटेंशन को जो मैंने आईपीसी के बनाए थे, अब वो भारतीय न्याय संहिता के हो चुके हैं, तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा। उनके नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं उनकी हिंदी भी आपको बताऊंगा और अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।